इसरो की ऊंची छलांग, स्टारलिंक, रोसकॉस्मोस, नासा, इन सबको पीछे छोड़ते हुए वनवेब कंपनी की 72 सैटेलाइट्स को लॉन्च कर दिया है इसरो ने। और इसके साथ ही इसरो ने एक नया इतिहास रच दिया है दोस्तों, क्योंकि ये काम इसरो ने केवल 72 दिनों के रिकॉर्ड टाइम में करके दिखाया है। और तो और ये काम इसरो ने तब किया जब उसके पास इतनी पेलोड कैपेसिटी का रॉकेट भी नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी इसरो ने वनवेब के उस पर किए गए भरोसे को सही साबित करके दिखाया। अगर आप भी इसरो की सफलता की कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो पूरा जरूर देखिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि वनवेब है क्या। ब्रिटिश स्टार्टअप कंपनी वनवेब में एयरटेल यानी भारतीय एंटरप्राइजेस भी शेयर होल्डर है। ये कंपनी स्पेस एक्स की तरह अपना सैटेलाइट का नेटवर्क अंतरिक्ष में बनाने की कोशिश कर रही है, यानी कि ये सीधे सीधे एलॉन मस्क को कंपटीशन देने की योजना बना रहे हैं। और इस काम के लिए इन्होंने 648 सैटेलाइट्स का एक कंस्टेलेशन बनाने की योजना बनाई, पर उनकी योजना महामारी की वजह से पूरी नहीं हो पाई। कंपनी ने आर्थिक तंगी के चलते इस प्रोजेक्ट को बंद करने का प्लान बना लिया। लेकिन तब एयरटेल की पेरेंट कंपनी भारती एयरटेल प्रोजेक्ट को बचाने के लिए आ गई। इसके बाद यूके की गवर्नमेंट ने भी इस प्रोजेक्ट को बचाने में मदद की और धीरे धीरे और कई कंपनियां भी इससे जुड़ गईं। और आज इस कंपनी में कई कंपनियों की हिस्सेदारी है, जिसमें भारतीय एंटरप्राइजेस के पास 30% की हिस्सेदारी है। वहीं यूटेलसेट एक और कंपनी है, इसके पास 22.9%, यूके गवर्नमेंट के पास 17.6%, सॉफ्ट बैंक के पास 17.6%, हानावा के पास 8.8% और ह्यूज नेटवर्क सिस्टम और दूसरी कंपनियों के पास 3.1% की हिस्सेदारी है। इन कंपनियों का साथ मिलने के बाद एक बार फिर से इस प्लान में जान आ गई। कंपनी ने अपने प्लान के अकॉर्डिंग 648 सैटेलाइट्स तैयार किए और उन्हें लॉन्च करने के लिए रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस से एग्रीमेंट भी कर दिया। और रूस ने भी अपने सबसे भरोसेमंद रॉकेट सोयूज की मदद से उन्हें लॉन्च करने का प्लान बना लिया। और आखिरकार वो दिन भी आया जब मिशन की शुरुआत हुई और रूस ने सोयूज रॉकेट की मदद से वनवेब के 428 रॉकेट्स को उनके ऑर्बिट में एस्टैब्लिश भी कर दिया। लेकिन उसके बाद ही एक नई मुसीबत की शुरुआत हुई, यानी कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग। इस जंग की शुरुआत के बाद अमेरिका और यूरोपियन देशों ने रूस से सभी तरह के व्यापारिक संबंध तोड़ लिए और रूस के ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए और तो और उसके सभी अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। गुस्से में आकर रूस ने भी सभी पश्चिम देशों के प्रोजेक्ट या तो बंद कर दिए या उन्हें पूरा करने के लिए उन पर नई शर्तें लागू कर दी। और इसी कड़ी में रोसकॉस्मोस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के सभी ऑपरेशन से अपने आप को अलग कर लिया, क्योंकि इससे पहले आईएसएस तक एस्ट्रोनॉट को लेकर जाने का काम रोसकॉस्मोस ही करती थी। इसके साथ ही उन्होंने वनवेब के सामने भी कई तरह की शर्तें रख दी, जैसे कि वनवेब को उसके अंदर जो यूके की गवर्नमेंट का शेयर था उसे रूस को बेचने के लिए कहा। और साथ ही ये शर्त भी रख दी कि वो उनके सैटेलाइट लॉन्च तो करेंगे, लेकिन उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि उन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कभी भी रूस के खिलाफ किसी मिलिट्री ऑपरेशन में नहीं होगा। लेकिन वनवेब ने इस तरह की शर्तें मानने से साफ इनकार कर दिया और उसने अपने आगे के मिशन को अंजाम देने के लिए दूसरे ऑप्शन तलाश करने शुरू कर दिए। ऐसे उसे सबसे बेस्ट ऑप्शन दो ही मिले, उसका सबसे बड़ा कंपटीटर स्पेस एक्स और इसरो। और स्पेस एक्स कंपटीशन के बावजूद भी उनके साथ डील करने को तैयार हो गया और उसने वनवेब की 120 सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक लॉन्च भी कर दिया। लेकिन अब वनवेब इस प्रोजेक्ट में किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं चाहता था, इसलिए उसने इसरो से भी कांटेक्ट किया। लेकिन पहले तो इसरो ने इस प्रोजेक्ट को करने से इनकार ही कर दिया, क्योंकि उसके पास इस पेलोड को कैरी करने के लिए रॉकेट्स मौजूद ही नहीं थे। फिर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसरो को भरोसा दिलाया और इस डील को फाइनल करने में मदद की। और आखिरकार इसरो की कमर्शियल ब्रांच न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने वनवेब के साथ डील साइन की। और आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन डील साइन करने के केवल 72 दिनों के अंदर अंदर वनवेब की जरूरत के अनुसार 2 लॉन्च व्हीकल्स तैयार भी कर लिए गए। इनका नाम था लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये एक 3 स्टेज रॉकेट था, जिसमें पहला स्टेज है S-200, जहां सॉलिड प्रोपेलेंट को इस्तेमाल किया जाता, जिससे बहुत अधिक मात्रा में थ्रस्ट जनरेट होता, जिससे रॉकेट तेजी से पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाता। ये लॉन्च के 134 सेकंड बाद रॉकेट से अलग हो जाता। उसके बाद बारी आती दूसरे स्टेज की, जिसका नाम है L-110। इसमें 2 लिक्विड प्रोपेलेंट का यूज किया जाता है, अनसिमेट्रिकल डाई मिथिल हाइड्राजाइन और नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड। इस स्टेज में रॉकेट की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। इसकी वजह यह है कि सॉलिड प्रोपेलेंट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जबकि लिक्विड प्रोपेलेंट को कंट्रोल किया जा सकता है। इस स्टेज के पूरा होने के बाद बारी आती है थर्ड स्टेज की, जिसका नाम है C-25। इस स्टेज में 25 टन लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है और ये 8000 टन के पेलोड को अर्थ के लोअर ऑर्बिट में पहुंचाने में सक्षम है।
इसरो ने वन वेब के प्रोजेक्ट को 2 फेज में कंप्लीट किया। पहला फेज 22 अक्टूबर 2022 को पूरा हुआ था, जिसमें 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया, और इसके बाद दूसरे फेज में 26 मार्च 2023 को बाकी के 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया। इस तरह आज वन वेब के 618 सैटेलाइट अर्थ की लोअर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, और जल्द ही स्पेस एक्स वन वेब के बाकी बचे 30 सैटेलाइट्स भी लॉन्च कर देगा, और इस तरह वन वेब का 648 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का मिशन पूरा हो जाएगा। अब आप कहेंगे क्या हमें इस प्रोजेक्ट से कोई फायदा मिलेगा? तो क्यों नहीं भाई, मिलेगा। आखिर भारतीय एंटरप्राइजेस की एक नेटवर्क ब्रांच एयरटेल भी तो है। इसलिए वन वेब ने प्रॉमिस किया है कि वो 2023 के अंत तक पूरे भारत में हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे, यानी कि हमें भी अब तेज स्पीड इंटरनेट देखने को मिल सकता है। अब आप कहेंगे कि आखिर ये सिस्टम काम कैसे करेगा? तो देखिए, ये 648 सैटेलाइट्स हमेशा अपनी 12 सिंक्रोनाइज्ड ऑर्बिटल प्लेन में अर्थ के लोअर ऑर्बिट पर घूमते रहेंगे। हर सैटेलाइट का आकार एक वॉशिंग मशीन के बराबर है, जो कि एक अलास्का जितने बड़े एरिया को कवर करेगा। यूजर का सिग्नल एक कॉम्पैक्ट साइज एंटेना पर रिसीव होगा, जो उसे एनक्रिप्ट करेगा, उसे बहुत तेजी से ऊपर सैटेलाइट की ओर भेजेगा, और फिर यह सैटेलाइट उसे प्रोसेस करके उसे अर्थ के रिसीवर तक भेज देगा। और इस पूरी प्रोसेस में केवल 1/10 सेकेंड का समय लगेगा, यानी कि सेकेंड के 10वें हिस्से का समय। यानी कि अब हम भी उम्मीद कर सकते हैं कि हमें भी जल्द ही हाई स्पीड इंटरनेट देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इसरो ने कारनामा करके एक बार फिर से खुद को साबित कर दिखाया है। इससे पहले भी भारत ने मंगल ग्रह तक पहुंचने का रिकॉर्ड बना चुका है। इसके बाद 140 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च करके भी इसरो इतिहास रच चुका है। साथ ही चांद पर पानी की खोज भी सबसे पहले इसरो ने ही की थी, और इसीलिए अब पूरी दुनिया इसरो पर अपना भरोसा जता रही है। आने वाले समय में सैटेलाइट इंडस्ट्री में जब भी किसी देश को सैटेलाइट लॉन्च करना होगा, तो वो भारत की तरफ आएगा, इसरो की तरफ आएगा, और इसरो धीरे धीरे और भी बड़ा होता जाएगा। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि इसरो ने कहीं ना कहीं स्पेस एक्स को मात दे दी है, कहीं ना कहीं रॉसकॉस्मोस को पीछे छोड़ दिया है। तो दुकान तो खुल चुकी है, अब देखना यह है कि कब ग्राहकों की लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो जाएंगी। शुरू तो हो गई हैं, लेकिन लंबी लंबी लगनी अभी बाकी है। जल्द ही आप देखेंगे इसरो को एक बहुत बड़ी स्पेस एजेंसी बनते। आशा करते हैं वीडियो आप सबको गौरवान्वित करने में कामयाब हुआ होगा। इसरो के इस गौरव को अपने तक सीमित बिल्कुल न रखें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।